Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are here with the news analysis for the 9th of December 2023. Since Shubham sir is not available today because of his professional commitments, so I'll be taking up the news discussion for the day. The first news article is about Mahua Moitra, the MP who was expelled from Lok Sabha because of cash for query scam. नाउ इस न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है अबाउट एथिक्स कमिटी. सो एथिक्स कमिटी एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज इन जनरल हैव बीन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. इस बार भी इवन इन द मेंस देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल कमिटीज. सो सिंस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए वी विल बी डीलिंग विद इट इन अ सेपरेट वीडियो. So the second news is about RBI, which has kept the repo rates at 6.5% and it has raised the GDP growth forecast. अब ये headline important नहीं है. What is important in this news are few terms which are mentioned and the graph which is given to you. The जो पहला term है that is headline inflation. So what is headline inflation? हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ द रिपोर्टिंग इन्फ्लेशन. जो आरबीआई अपने इन्फ्लेशन को रिपोर्ट करने के लिए यूज़ करता है, दैट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन. और कोर इन्फ्लेशन एक जो दूसरा टर्म होता है उससे ये डिफरेंट होता है इस तरह से कि जब हम कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं देन वी गेट द हेडलाइन इन्फ्लेशन. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी और इन शॉर्ट विच इज टर्म्ड एज एमपीसी. यूपीएससी हैज इवन आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. सो वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी. तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट 1934. सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आई जस्ट टोल्ड यू फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज. इट इज़ अ 6-member कमिटी. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट. थर्ड इज द डिसीजन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज बाइंडिंग ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो इसका मेन रोल है दैट इज टू मेंटेन द इन्फ्लेशन इन अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ 4% ±2%. मतलब कि 2% से 6% के बैंड में इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज़ व्हाट दैट द इन्फ्लेशन टारगेट, ये जो 2% से 6% का टारगेट है, इट इज़ सेट बाय होम. इट इज़ नॉट सेट बाय द आरबीआई बट इट इज़ सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंडली हम ये ग्राफ देख लेते हैं. अगर सपोज क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ लेता है कि सिंस दिसंबर 2018 द रेपो रेट हैज़ बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग और स्टेडीली डिक्रीजिंग, तो इस ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि इट हैज़ नॉट स्टेडीली इंक्रीज और स्टेडीली डिक्रीज. देर आर पोर्शंस ऑफ वेवीनेस ऑल्सो. तो ये हैफजर्डली मूव किया है, ऐसा कोई स्टेडी पैटर्न हम नोटिस नहीं कर सकते हैं. बाकी ये कितना है 6.5% अभी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज बाय द टाइम योर एग्जाम कम्स दिस डेटा वुड हैव चेंज्ड. द थर्ड हेडिंग इज हदियास फर्दर मूव्स केरला हाई कोर्ट सीकिंग टू फाइंड मिसिंग डॉटर. बस इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है दैट हदिया केस जो था उसमें द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट हैड हेल्ड that right to marry the person of your choice is a fundamental right under article 21. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है, इसलिए वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस. नेक्स्ट, मूविंग अहेड. So the next important article is that a new climate draft seeks tripling of renewable energy capacity. As we all know कि दुबई में अभी एक क्लाइमेट समिट चल रही है, वहाँ पे एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया गया है ग्लोबल स्टॉक टेक का, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है दैट वी विल ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और हम फॉसिल फ्यूल्स को टाइम बाउंड तरीके से फेज आउट करेंगे. हाउएवर जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन उसका ये है कि इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है. वाई? बिकॉज इंडिया बिलीव्स दैट इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. और जो बिहाइंड द सीन्स रीज़न है, जो एग्जैक्ट रीज़न उसका ये है क्योंकि वी आर स्टिल अ वेरी मच फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमी. वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी बट वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन कोल एंड ऑयल फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. इसलिए सडनली कुछ ऐसा चेंज कर देना वो पॉसिबल नहीं होगा. सिमिलर थिंग वॉज सीन इन COP26 विच वॉज हेल्ड इन ग्लासगो 2 साल पहले जो हुआ था. वहाँ पे इंडिया, यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज़ ने कोल के फेज डाउन को एग्री किया था एज कम्पेयर टू फेज आउट.
फेज आउट का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली कोल यूज़ ही नहीं करोगे, कोल के यूज़ को स्टॉप कर दोगे। और फेज डाउन का मतलब होता है कि आप कोल के यूज़ को रिड्यूस करोगे। सो इन कंट्रीज़ ने इस चीज़ पे एग्री किया था कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ कोल rather than अब्रप्टली स्टॉपिंग द यूसेज ऑफ कोल। सेकेंडली, इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे जो उठाया है वो ये है कि हमें क्लाइमेट फाइनेंस के टॉप जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपरली हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ क्लाइमेट फाइनेंस। अदरवाइज जो इसका यूज़ होगा यूज़ से ज़्यादा इसका मिसयूज़ होगा, बिकॉज द कंट्रीज़ ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ वो इसको अपने एडवांटेज के लिए के हिसाब से इसके डेफिनेशन को मोल्ड कर लेंगे। The next important news is that a private member bill which has been tabled in the parliament, it is asking for powers for the assemblies of the state to remove the governors. प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो गवर्नमेंट का के मिनिस्टर्स टेबल नहीं करते हैं। जनरली इट इज टेबल्ड बाय द ऑपोजिशन और पर्सन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द और अ पर्सन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंडली, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का नोटिस देना होता है एज कम्पेयर टू दी पब्लिक बिल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ 7 days नोटिस। सेकेंडली, जो पब्लिक बिल होता है उसको एक पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का वो ड्राफ्ट करता है, जबकि प्राइवेट बिल को ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर मेंबर की होती है। थर्डली, जो प्राइवेट बिल होता है उसका जो अप्रूवल का चांस होता है दैट इज़ लेसर इन कंपेयर टू दी पब्लिक बिल। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में वो ये है कि ये जनरली जो है फ्राइडेज़ को डिस्कस किया जाता है। कल फ्राइडे था इसलिए इसको यहाँ पे टेबल किया गया है। ये बिल बेसिकली यहाँ पे ये कहता है कि क्योंकि अभी जो गवर्नर को अपॉइंट और रिमूव करने का पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनको अपॉइंट या फिर रिमूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को जब ये पावर दे दिया जाएगा तो इट विल स्ट्रेंथन द फेडरल एक्सेस। The next important news is about sickle cell disease. So the US Food and Drug Administration, it has approved a pair of gene therapies for the sickle cell disease, जिनका नाम है लाइफजीनिया और कैसजीबी। इन दोनों का नाम याद रखना है। मे बी अ क्वेश्चन कैन अपीयर दिस टाइम इन प्रीलिम्स बिकॉज सिकल सेल डिजीज हैज़ बीन इन द न्यूज़ लेटली। तो सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल्स होती हैं वो डिस्क शेप की होती हैं। हाउएवर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल डिजीज़, उनका जो हीमोग्लोबिन सेल्स होती हैं दे बिकम इन द शेप ऑफ सेल्स। तो इससे वो ईजिली ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव नहीं कर पाती हैं, कभी कभी वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक भी कर देती हैं। इसलिए जो पेशेंट होता है उसको इंटेंस पेन एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। दिस इज़ अ जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं था। जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेते थे या बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था, लेकिन दिस टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव इफ इट इज़ फाउंड सक्सेसफुल। Again, there is one location which has been in the news recently, which is the Al Farah refugee camp, which is in the Tubas region. Now you will tell in the comments where is this Tubas region. UPSC has this tendency of asking questions about the regions in conflict. तो ये region appear हो सकता है because of the Israel-Palestinian war. Okay, now we'll move on to the editorial portion, the editorial discussion. बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स और डिस्कस करने के लिए मेन पेपर में थे नहीं। यस, सो द दिस साइड आर्टिकल ऑन द एडिटोरियल पेज रीड्स एन आईसी वार्निंग। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द ग्लोबल क्लाइमेट फ्रॉम 2011 टू 2020। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू देता है कि प्लैनेट का रेस्पॉन्स ग्रीन हाउस एमिशंस में कैसा रहा है। अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी ने मेंस 2017 में डायरेक्टली ग्लोबल क्रायोस्फीयर पे क्वेश्चन पूछा था। नाउ पीपल हु डिड नॉट नो अबाउट क्रायोस्फीयर उन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ के आया था। प्लस ग्लेशियर्स पे रेगुलर क्वेश्चंस आता रहा है, इवन इन डिजास्टर मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वी विल टेक इट अप। तो ये रिपोर्ट क्या कहता है कि बेसिकली ऑन एन एवरेज जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं दे थिन्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली अ मीटर अ ईयर, मतलब 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली उनका ऑन एन एवरेज रिडक्शन हुआ है 2011 से 2020 के बीच में।
अगर हम डिकेडल कंपैरिजंस की बात करें तो रीजनल वेरिएबिलिटी रही है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न क्या रहा है कि ग्लेशियर्स दुनिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में धीरे धीरे करके स्मॉल होते चले जा रहे हैं। द ग्लेशियर्स अक्रॉस द ग्लोब आर श्रिंकिंग. Even the reference glaciers, which are used to make long term assessment of glacier health, they have already melted away or are melting. The article gives examples of glaciers like the Rwenzori Mountains in Africa and Mount Kenya. They are projected to disappear by 2030. Now you can use this information even in the essay जहाँ पे आप पेस्टल अप्रोच अगर लगा रहे हैं और एनवायरमेंटल एंगल लेकर के आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि अफ्रीका के रेंजोरी माउंटेन्स और माउंट कीनिया में जो ग्लेशियर्स हैं दे आर गोइंग टू डिसअपियर बाय 2030, और माउंट किलिमंजारो के जो है 2040 तक डिसअपियर कर जाएंगे. अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. दिस हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन सिक्किम लास्ट ईयर. और even the National Disaster Management Agency has released the guidelines. So this is also a probable question under the head of disaster management in the GS paper 3. और आर्टिकल आगे ये कहता है कि इस साल एक सेपरेट रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की. उसने ये कहा था कि जो डिसअपियरेंस ऑफ ग्लेशियर्स है हिंदुकुश हिमालयाज में, which it is 65% faster in 2010s than in the previous decades. मतलब 10 साल के अंतराल में ही जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग थी वो 65% एक्सेलरेट हो गई है. सो दिस इज सच एपोकैलिप्टिक सिचुएशन. अगर करंट रेट पे ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन चलते रहे, जिससे कि जो टेम्परेचर राइज है वो 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने की उम्मीद है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, the volume of glaciers is forecast to decline anywhere from 55% to 75%. तो इसका इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा कि फ्रेश वाटर सप्लाई जो ग्लेशियर्स के इमीडिएट विसिनिटी में है और जो पेरेनियल रिवर्स जो ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं उन पे उनके फ्रेश वाटर सप्लाई पे एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा. और जो आर्टिकल आगे सजेस्ट करता है, जो लास्ट के 2-3 सजेशंस हैं, इनको आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस कि यहाँ पे क्या क्या हमें करने की आवश्यकता है. तो एक बहुत अच्छा सजेशन आर्टिकल देता है कि जैसे हम वार्निंग देते हैं साइक्लोन आने से पहले या फ्लड्स आने से पहले, अर्थक्वेक आने से पहले, वैसे ही हमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर्स के जो डिजास्टर्स हो सकते हैं उसकी वार्निंग्स भी हमें जनरेट करने की ज़रूरत है. सेकेंडली, एक जो दूसरी नीड है वो ये है कि हमें सबसे पहला काम करना है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है. सेकेंडली, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करनी है उन रीजन्स की जहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या रिलेटेड डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप, लैंड सिंकिंग इस तरह के हो सकते हैं, उनकी हमें मैपिंग करने की ज़रूरत है. थर्ड इज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है दैट हैज़ टू बी डन विद द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर. So this was all about the report on the glacial melting. The second important and the lead article of the day 12 pages, India's alarming fixed dose combination problem. अब ये आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, बट देर आर सर्टन फैक्ट्स विच कैन बी यूज, सर्टन पॉइंटर्स विच कैन बी यूज इन योर आंसर्स ऑल्सो. बस ये पता होना चाहिए कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं. फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स का मतलब ये है, जनरली अगर हम कोई मेडिसिन खरीदने जाते हैं, सपोज पैरासीटामॉल हमें लेकर के आना है, सो पैरासीटामॉल इज जस्ट वन सॉल्ट. तो अगर हम सेपरेटली पैरासीटामॉल लेकर के आ रहे हैं, सो दैट इज जस्ट अ मेडिसिन. अगर हम पैरासीटामॉल को किसी एंटीबायोटिक के साथ या किसी और मेडिसिन विटामिन के साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो दैट मेक्स अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. ऐसा ड्रग्स बनाने के पीछे जो मेन पर्पज़ माना जाता है वो ये माना जाता है कि इससे ड्रग की एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है. लेकिन अब इसका जो डार्क साइड है वो ये है कि जो फार्मा इंडस्ट्री का जो डेटा है, सेल्स डेटा अभी जो यूज़ करके बताया गया है, वो राइटर्स ये लिखते हैं कि 60.5% ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स हैं दे आर अनअप्रूव्ड इन द इंडियन मार्केट. सेकेंडली, इसका जो एक द सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट वो है कि जब ये ड्रग्स को हम कंबाइन करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो, क्योंकि हम 3 या 4 ड्रग्स उसमें ऐड कर रहे हैं, सो दैट कैन मल्टीप्लाई. सेकेंडली, वो आपस में
इंटरेक्ट करके और ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स बना सकते हैं जिनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं. सो दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ मेटाबोलाइट? यू शुड रिमेंबर दैट इट इज अ मोर टॉक्सिक एलिमेंट विच अकर्स बिकॉज ऑफ द or which is produced because of the interaction of two or more drugs. Now, why Indian pharmaceutical industry loves the fixed dose combination drugs? तो राइटर्स पहले क्या बोलते हैं कि पहली चीज़ ये है कि ये लाइबिलिटी को एस्केप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल लॉस के अंतर्गत. तो ऐसा ही हमारे यहाँ पे एक ऑर्डर या लॉ है जिसको कहते हैं कि ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर. इसके अंतर्गत गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स करती है किसी इंडिविजुअल ड्रग्स की. पहले क्या होता था कि फिक्स ड्रग डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो एफडीसीज थे उसको ट्रेडिशनली इसमें डीपीसीओ में कवर नहीं किया जाता था. इसलिए जो फार्मा इंडस्ट्री थी उसने ये बोला कि एफडीसीज को अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम डीपीसीओ को इवेड कर सकते हैं. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इज legal but it is not ethical. So if you have to write an answer where you have to give an example of law versus ethics, so you can quote this example of fixed dose combination drugs कि ये लीगल तो था क्योंकि डीपीसीओ के अंतर्गत तो इसको बैन नहीं किया गया था, बट इट वाज अनएथिकल बिकॉज इट वाज जस्ट फाइंडिंग अ रॉन्ग वे ऑफ द लॉज एंड सेलिंग दिस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. सेकेंडली, जब ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाने लगे तो इन्होंने कुछ भी मिलाना शुरू कर दिया. एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ वाइटामिन्स मिला दिए, एंटी हिस्टामाइंस मिला दिए, एंटी डायरियल्स मिला दिए. तो इसने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया कंपनीज के लिए. क्यों ये प्रॉफिटेबल था? इसके लिए दो एडवांटेज थे. पहली बात ये थी कि इतने सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स आ गए मार्केट में दैट द ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज दे वर नॉट एबल टू रेगुलेट एंड कंट्रोल दीज नंबर ऑफ ड्रग्स, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है. गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेस्टिंग वगैरह का वो बहुत लिमिटेड होता है. तो उन्होंने सेल्फ टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स देने की यहाँ पे बात कर दी. सेकेंडली, जब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स कंपनीज लेकर के आती हैं तो उस ड्रग्स के प्राइस को बढ़ा के बेच सकती है. अकेले पैरासीटामोल सस्ता आएगा, बट इफ़ इट इज़ कम्बाइंड विद एंटी हिस्टामाइंस और इफ़ इट इज़ कम्बाइंड विद लेट्स से विटामिन्स, तो उसका प्राइस बढ़ा करके भी वो बेचेंगे तो भी लोग खरीदेंगे. अब यहाँ पे क्या है, तो गवर्नमेंट के रेडार पे 1978 से था, लेकिन उस समय जो कॉलोनियल एरा का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट था 1940 का, वो उसके अंतर्गत कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो ड्रग्स को उसके मार्केट में लॉन्च से पहले सेफ्टी एफिकेसी क्या है उसको मेजर कर सके. उसमें भी ये एक प्रोविज़न था कि जो स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे सकते थे. 82 में ये सिनेरियो बदलता है जहाँ पे पार्लियामेंट ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया प्रोहिबिट करने के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स को. हाउएवर, क्योंकि अब पावर दे दिया, हाउएवर दिस लॉ वाज नॉट यूज्ड. इंडिया में लॉज तो बहुत सारे बन जाते हैं बट उनका जो एप्लीकेशन है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है. दैट इज़ वाई इंडिया इज टर्म्ड एज अ सॉफ्ट स्टेट. अब जो इस तरह के ड्रग्स आने लगे मार्केट में वो क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज इनको रेगुलेट नहीं कर रही थी, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स ने इनको क्या किया, लॉस को इग्नोर करके डीजीसीआई से अप्रूव किए बिना उनको सेल करने की परमिशन देते रहे. इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट नहीं किया और इन सब चीज़ों को, इस गोरख धंधे को चलने दिया. तो इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू हो गई. लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहता है कि इसका सबसे जो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है जो इंडिया में एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इमीडिएट एक्शन इन चीज़ों पे लिया जाना चाहिए. सो द नेक्स्ट आर्टिकल एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसको टी रामाकृष्णन जी ने लिखा है. वो इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है और बीच में इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को बांग्लादेश के रिलेशन के साथ भी कहीं कहीं पे कंपेयर किया हुआ है. तो ब्रिज दिस डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका में क्या कहते हैं ये कि अभी एक लैंड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था बाय श्रीलंका प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आर्टिकल में ये लिखते हैं कि प्रोजेक्ट्स एक बार तो अनाउंस हो जाते हैं लेकिन वो सेवरल रोड ब्लॉक्स से गुजरते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड का एग्जांपल यहाँ पे ये देते हैं कि इंडिया में 1970s में ही इंडिया श्रीलंका के बीच में एक पावर ग्रिड इस्टेब्लिश करने की बात उठी थी. 13 साल पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी साइन कर लिया जाता है, लेकिन एक सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रांसमिट नहीं हो पाया है आज तक.
अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बांग्लादेश के केस के साथ, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ 7,000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लास्ट कपल ऑफ ईयर से। हर साल हम इतना वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में, इतनी इलेक्ट्रिसिटी। जो रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि आप रामपाल का नाम जैसे ही देखेंगे रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट और अगर ऑप्शन में बांग्लादेश है तो आप हो सकता है कि इसको एलिमिनेट कर दें गलती से। तो इसलिए ध्यान रखिए कि रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश में है। इसका सेकंड जो यूनिट था उसको अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जॉइंटली कमीशन किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी प्रोजेक्ट हमारा नहीं चल रहा है श्रीलंका के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अच्छे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो श्रीलंका के साथ हमारे अभी कमीशन किए गए हैं। और एक ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसके अंतर्गत 1000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है और एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट एक ओवरहेड लिंक जो मदुरै इंडिया में और न्यू हबराना श्रीलंका में इस्टेब्लिश होना था, वो अभी भी बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। अगर ये फैसिलिटी प्लेस में होती, अगर बन चुकी होती अभी तक, तो श्रीलंका में जो 2022 में हमने न्यूज़ में देखा था दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पावर कट्स और ब्लैकआउट्स हुए थे, वो इनको नहीं झेलना पड़ता। सेकेंड केस उठाते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट जो विच ही पिक्स अप इज ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रेड। तो इवन ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रेड द प्रोग्रेस हैज़ बीन टार्डी। इंडिया एंड श्रीलंका दे बोथ साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 1998 दिसंबर में साइन करते हैं, लेकिन केवल इस पर अभी तक बातें ही चलती आई हैं इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट में, और बहुत इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, UPSC मेंस में आपसे क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि डिस्कस द रीजंस फॉर द लो इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया। आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशियन रीजन का जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है दैट इज़ ओनली 5% ऑफ द टोटल ट्रेड। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं आसियान जैसे ग्रुपिंग्स के ट्रेड के साथ, तो उनका इंटरनल ट्रेड 25% है, और यही अगर हम चले जाते हैं EU में तो वहाँ पर और हाई है, दैट इज़ अराउंड 50% ऑफ द इंट्रा रीजनल ट्रेड। लेकिन साउथ एशिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। अगर पॉसिबल हो तो इस क्वेश्चन को लिखिएगा, लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करिएगा, and our team will try to review your answers. नेक्स्ट ये क्या कहते हैं कि है कई सारे कंस्टेंट्स, लेकिन कुछ कुछ जो सिल्वर लाइनिंग्स हैं वो भी हैं कि इंडिया स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स फॉर श्रीलंका। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 26% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका। टूरिज़्म जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रीज़ के लिए, रेवेन्यू के लिए, वहाँ पर इंडिया एक सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कंट्री रहा है श्रीलंका के लिए टूरिस्ट आउटगो के लिए। अब क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, क्योंकि कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका और नेपाल ये टूरिज़्म डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रोन होती है इकोनॉमिक क्राइसिस के इन टाइम्स जहाँ पे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लगानी होती है। इसलिए एक रीज़न ये भी था नेपाल और श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म डिपेंडेंट है। लॉकडाउन्स लगे तो ग्लोबल मूवमेंट जो है वो टूरिस्ट का स्टॉप हुआ अचानक से, इसलिए इनकी इकोनॉमीज़ को एक शॉक लगा। नेक्स्ट इज ये कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो अच्छा चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन पोटेंशियल हाई है, इसमें हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। फिर ये कहते हैं कि ऑल इज़ नॉट ग्लूमी। हम कुछ लास्ट ईयर में हमारे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी चले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिजम्पशन ऑफ एयर सर्विसेज चेन्नई और जाफना के बीच में, देयर हैज़ बीन अ लॉन्च ऑफ पैसेंजर फेरी सर्विसेज नागपट्टिनम और कानकेसाथुरई के बीच में, और एक जॉइंट वेंचर, देयर हैज़ बीन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड which is the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation and Cargill of Sri Lanka for self-sufficiency in the dairy sector. Now श्रीलंका, तो ये लास्ट में बस यही कहते हैं कि there is every reason why Sri Lanka, which was once viewed as a high standard of living and stable economy, should be keen on making this a reality. एक पॉइंट जो शुरू में ये कहते हैं कि जो हिंड्रेंसेस हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बीच में, उसमें जो श्रीलंका का डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है सिंगलीज और बुद्धिस्ट, उसका अपोजिशन भी एक मेजर रीज़न रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल बी एंडिंग द न्यूज़ डिस्कशन हियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.